इलेक्शंस होने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर जिन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर फिर से मोदी 3.0 आ जाता है। तो अगर आप ऐसा मानते हो कि करंट गवर्नमेंट फिर से पावर के अंदर आने वाली है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, बिकॉज मैं आपको ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स बताऊंगा जो अगले 5 साल में आपको बहुत ज्यादा पैसा बना के देने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा, पर पहले आप देख लो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या व्यू है पीएसयू स्टॉक्स की तरफ। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होगा। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि प्राइम मिनिस्टर खुद बहुत ज्यादा बुलिश है पीएसयू सेक्टर में, इसीलिए पीएसयू बैंक्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और फंडामेंटली पीएसयू स्टॉक्स की कंडीशंस अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो 2018 के अंदर पीएसयू बैंक्स का ग्रॉस एनपीए 11.5 हुआ करता था और अभी ये एनपीए इनका घट के सिर्फ 3.9 का हो चुका है, जो एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल इंप्रूवमेंट है पीएसयू बैंक्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप नेट एनपीए रेशियो देखोगे तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। 2018 के अंदर एनपीए हुआ करता था 6.1 और अभी नेट एनपीए सिर्फ 1 का हो चुका है, जो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है और अभी इनका एनपीए एक सेफ जोन में भी आ चुका है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एवरेज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखोगे। तो जो ब्लू कलर की लाइन है वो नेट प्रॉफिट की है। आप देखोगे कि हर क्वार्टर पीएसयू बैंक्स का नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। वहीं ये ऑरेंज कलर की लाइन गिर रही है जो है नेट परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए की। तो बैंक्स के एनपीए कम हो रहे हैं और नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल चेंज है पीएसयू बैंक्स के अंदर और पीएसयू स्टॉक्स बहुत ज्यादा रैली करने वाले हैं नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर। तो आखिर वो कौन से पीएसयू बैंक्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, चलिए जानते हैं। तो पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर आप पीएनबी का चार्ट देखोगे तो एक ब्रेकआउट के बाद वहां से ये स्टॉक ऑलरेडी 16% रिटर्न दे चुका है। बट अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो अभी भी ये स्टॉक अपने मीडियन पी के नीचे ट्रेड हो रहा है। मतलब अभी भी इस स्टॉक को आप ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते हैं अगर आप इसका मीडियन पी देखो। तो अगर ये आपको 90 के लेवल पे मिलता है, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। अगर 90 के लेवल पे मिलता है यू कैन प्लान योर फर्स्ट एंट्री। एंड अगर ये स्टॉक कहीं, जो मुझे नहीं लगता आने वाला है, अगर ये स्टॉक आपको 82 के लेवल पे मिल जाता है देन इट्स अ ग्रेट बाय। नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर बहुत ही अच्छे से स्टॉक परफॉर्म करने वाला है। दूसरा और इन्वेस्टर्स का सबसे फेवरेट पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका नाम एसबीआई है। अब एसबीआई को अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल्स स्टॉक के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% का है। अगर हम पी रेशियो देखें तो ये स्टॉक अभी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। मीडियन पी 70 का है, तो स्टॉक आपको हमेशा 70 के पी के आसपास ही देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इसका पी 77 का है, तो अगर थोड़ा सा कूल डाउन होता है स्टॉक डेफिनेटली इसके अंदर आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो। चलते हैं एक बार प्राइस की तरफ। तो अगर आप एसबीआई का चार्ट देखोगे तो 620 इस लेवल पे एसबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो अभी तो अगर आप देखोगे तो एसबीआई ने ब्रेक कर दिया था बट ये वापस से रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है देन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एंट्री हो सकती है एंड स्टॉक यहाँ से वापस से अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज काफ़ी टाइम तक स्टॉक कंसोलिडेट भी कर चुका है 620 के लेवल के नीचे। तो ब्रेकआउट के बाद होपफुली अगर ये नेक्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं करती है तो यहाँ से रैली आगे कंटिन्यू रह सकती है एसबीआई के अंदर। और अब बात करते हैं तीसरे और इन्वेस्टेबल पब्लिक सेक्टर बैंक की जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखोगे तो इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 15% की है। एंड बेस्ट बात क्या है कि अगर आप एसबीआई देखोगे तो 70 के पी रेशियो पे, बट बैंक ऑफ बड़ौदा का पी रेशियो सिर्फ 6.35 का है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है अगर आप इंडस्ट्री पी से भी कंपेयर करोगे। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखोगे तो बहुत ही अच्छा ये स्टॉक हाई पैटर्न बनाता हुआ चला जा रहा है एंड अभी कॉन्टिन्यूसली ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है। तो जब भी ये स्टॉक आपको एक अच्छी फॉल के बाद मिलता है बहुत ही अच्छा बाय होगा, बिकॉज ये जो ट्रेंड है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बहुत ही पॉजिटिव है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। दूसरा सेक्टर जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर नरेंद्र मोदी फिर से इलेक्शन जीत जाते हैं वो है रेलवे। अगर आप देखोगे तो 2024 के अंदर रेलवे पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा गया है, दैट इज 2.4 ट्रिलियन रुपीज़, राइट। 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करे गए हैं रेलवे के ऊपर 2024 के अंदर, राइट, FY 2024 के अंदर, जो 2014 के बजट का 6 टाइम्स है। 2014 के अंदर जितना बजट था 2024 का बजट उसका 6
टाइम्स हो चुका है, 6 गुना की ग्रोथ हुई है, राइट, 600% की ग्रोथ हुई है। आगे भी ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी एंड यही ग्रोथ अगर आप देखोगे तो जो रेलवे स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी हो रही है। कौन से रेलवे स्टॉक्स हैं के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हो कि FY 2023 के अंदर रेलवे का बजट सिर्फ 1.4 लाख करोड़ था, अभी ये बजट 2.4 लाख करोड़ रुपीस का हो चुका है एंड इसे भी गवर्नमेंट 25% से बढ़ाने का सोच रही है। नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर, FY 25 के अंदर ये बजट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 4 बेस्ट रेलवे स्टॉक। पहला स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। ये एक रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका 94% रेवेन्यू रेलवे कंस्ट्रक्शन से आता है। अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। एक मिड कैप कंपनी है, 18,000 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो 15.4। मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप प्राइस को भी देखोगे तो लगातार ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है एंड एक बार अगर इलेक्शंस जीत जाते हैं तो जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ इनके अंदर बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आने वाली है। तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस भाग चुका है, बट अगर आपको कोई मौका मिलता है, अगर कहीं करेक्शन आता है देन डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं। करंट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 136 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर इरकॉन इंटरनेशनल। अगर यहाँ पे मिलता है बहुत अच्छा बाय होगा। दूसरा स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है उसका नाम है IRFC। बहुत सारे लोग, मुझे याद है जब ये स्टॉक 25 रुपए पे था तब बोलते थे कि स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, बट जब ये स्टॉक 25 से 50 रुपए पे हो गया बहुत सारे लोग बोलते थे जब ये गिरेगा हम तब खरीदेंगे। अभी ये 25 रुपए का स्टॉक 100 के ऊपर निकल चुका है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब ये वापस जो 100 रुपए आएगा तब हम खरीदेंगे। तो मैं आपको बता दूं IRFC के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये इंडियन रेलवेज की फाइनेंसिंग का काम करती है, राइट। इंडियन रेलवेज को जितना भी पैसा चाहिए होता है वो IRFC अरेंज करके देती है। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के अंदर। तो अगर ये आपको डिप पे मिलता है, फॉल के बाद मिलता है, बहुत ही अच्छा बाय होगा। बिकॉज जिन लोगों ने स्टॉक को नहीं खरीदा है उनकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा रिग्रेट है कि ये IRFC को 25, 50 और 100 रुपए पे नहीं खरीद पाए। अभी आज ये स्टॉक 100 रुपए का लेवल भी क्रॉस कर चुका है। कब बाय करना चाहिए? तो आइडियली अगर मैं बताऊं तो अगर ये स्टॉक आपको 7 के पी पे मिलता है, अगर आप प्राइस से पी रेशियो पे आओगे तो करेंटली आप देखोगे थोड़ा सा स्टॉक महंगा हुआ है। अगर ये वापस से आपको 7-8 की पी पे मिलता है इट्स अ ग्रेट बाय। तीसरा स्टॉक है RVNL। अगेन काफी अच्छे फंडामेंटल्स है। मार्केट कैप 41,000 करोड़ की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है। एंड अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री पे के पास में ही ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक को हम महंगा नहीं कह सकते हैं। अगर हम प्राइस मूवमेंट देखें तो अभी स्टॉक ये भागा नहीं है। अगर आप IRFC से कंपेयर करोगे तो बहुत ही क्रेजी मूव था, बट अभी ये स्टॉक अपने 200 के लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। एंड अगर ये स्टॉक आपको अपने सपोर्ट के पास मिले तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। RVNL फंडामेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर चार्ट पे देखें तो RVNL की बेस्ट एंट्री अगर मैं बताऊं तो वो 140 की है। ये वीकली टाइम फ्रेम है तो ये मत सोचना डेली मूवमेंट हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम है, अभी 200 रुपये पे है। अगर कभी एक बड़ा फॉल आता है, सेक्टर के अंदर करेक्शन लेता है तो 140 पे अगर आपको मिल जाए बहुत अच्छा बाय होगा। अगर 140 पे नहीं मिल पाता है तो फिर आप कुछ क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हो 173 के लेवल पे। ये भी एक सपोर्ट लेवल है। चौथी कंपनी है तितागर रेल सिस्टम। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी ट्रेन के डिब्बे बनाती है, फिर चाहे वो डिब्बे मालगाड़ी के हो, पैसेंजर ट्रेन के हो या फिर मेट्रोस के हो, वो भी यही कंपनी बनाती है। चलिए एक बार फंडामेंटल्स देखते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप 40,000 करोड़ की है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 17 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 13। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज़्यादा अच्छे हैं। पिछले 5 सालों के अंदर 23% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे दिखाई है। और अगर हम तितागर का चार्ट देखें तो लगातार स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, मतलब बहुत बड़ा करेक्शन तो नहीं आने वाला। एंड अगर आप बाइंग ही करना चाहते हैं तो 950 का लेवल काफी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक यहाँ पे मिलता है काफी अच्छा बाइंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हैं।